व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है और उसमें कुछ हद तक उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन पर तनकीद ही हो रही है। हमने कुछ हफ्ता पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले, जब उनको 2 साल हुए थे कंप्लीट, तो एक सर्वे भी कराया, आवाम से राय ली लाहौर, कराची, पेशावर में, और वेलम लोगों की राय थी कि शायद वो ख्वाहिशात उनकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी जिसकी तमन्ना लेकर उन्होंने इमरान खान साहब को इलेक्ट करवाया था। और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो जिस ऑपोजिशन में थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त भी और आज भी खैर इमरान साहब के हम रकाब हैं, इमरान साहब के साथ खड़े हुए हैं और इमरान साहब की हर पॉलिसी को उन्होंने उस वक्त भी डिफेंड किया था, आज भी डिफेंड किया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त तो नैरेटिव्स, रेटरिक्स जो है वो चल जाते थे, अवाम ने एक्सेप्ट भी किया, एक चांस भी दिया। लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद ये सवाल उठते हैं कि क्या हमारी डायरेक्शन भी उस तरफ जा चुकी है कि एटलीस्ट 5 साल बाद डॉलर से लेकर, आटे से लेकर, चीनी से लेकर, भूख से लेकर हर चीज़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के कंट्रोल में हो और हुकूमत उसको डील कर रही हो। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए मुसम्मबंदी व तरक्की असद उमर साहब मौजूद है। असद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है ऑब्वियसली वो डाउन हो गया है और कंट्रोल किया है, अवाम ने भी उसमें बड़ा मैसिव रोल प्ले किया, प्रिकॉशन मेजर्स की। इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था कि उन्हें इकॉनमी को फर्दर लॉकडाउन नहीं किया। तो अब ये जो सेकंड वेव है कोरोना की, जो पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेड है, उसके लिए आपने कोई तैयारी की हुई है? और अब ऑब्वियसली मुहर्रम भी आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई तैयारी की हुई है? और लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर आप वेट कर लेते आज के बजाय, अभी ईद उल अज़हा का 3 हफ्ते में रिजल्ट आ जाना था कोरोना को लेकर, तो जरा थोड़े दिन बाद अगर खोल देते इकॉनमी, तो क्या मुज़ायका था कुछ? असद उमर साहब देखें, जितना ये अदादो शुमार को और बीमारी की अंदर वबा का फैलाव कैसे हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, वो शायद पाकिस्तान में एनसीओसी से ज़्यादा और बारीक बीनी से कोई नहीं देखता। इसको रोज़ाना देखते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाता है। ज़रा सा भी डेटा के अंदर चेंज आती है तो उसको फिर तहकीक कराई जाती है, उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और हमने जो आपको, अगर आपको याद हो, ईद से पहले कई दफ़ा मैंने इसके ऊपर बात की, वज़ीर आज़म ने बात की कि ईद जो है उसको सही तरीके से गुजारना कितना ज़रूरी है। और एक ख़तरा है कि ईद की वजह से जिस तरीके से पहली ईद पे हुआ था बाज़ारों के अंदर, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा बकरा मंडियाँ जो लग रही थी, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन वो हम उस मरहले से गुजर गए। हमारे पास ईद का दिन सिर्फ नहीं है, ईद के दिन से पहले हफ्ता 10 दिन पहले जब मंडियाँ लग जाती हैं, लोग बाज़ार जाना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से वो साइकिल स्टार्ट होता है। तो आज उस साइकिल को स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और पिछले 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजरे हैं पाकिस्तान में, वो तीनों दिन कामरान जो हैं वो रिकॉर्ड लो पॉजिटिविटी रेशो। वबा खत्म नहीं हुई है, वबा अभी भी है। अगर किसी को शक है तो सिर्फ आपके जो इमीडिएट जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनको देख लें, मगरिब में ईरान को देख लें, मशरिक में भारत को देख लें, तो वबा यहीं पर है। बेहतरी आई है क्योंकि अवाम ने एहतियात की है, हुकूमत ने इंतजामी कार्रवाई की है। लेकिन अगर हम बद एहतियाती करेंगे, अगर जैसा पिछले 2-3 दिन के अंदर देखने को नजर आया कि जैसे सारा पाकिस्तान जो है वो कागान पहुंचने की और नारान पहुंचने की कोशिश कर रहा है और मास्क भी पहने हुए नहीं है और एसओपी भी कंप्लायंस भी नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि दोबारा से ये केसेस बढ़ सकते हैं। अवाम कोरोना से तो बच गए फिलहाल के लिए, आपने स्मार्ट लॉकडाउन बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो अवाम चीनी की उसके नीचे दबे हुए हैं, ये आटे महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, असद भाई, उसका क्या होगा? मेरे पास आप लोगों के बेताशा क्लिप चलाने के लिए तो 2 साल हो गए हैं। अब तो नवाज शरीफ पे, खाकान अब्बासी साहब पे, इन लोगों पे तो आप मुद्दा नहीं डाल सकते ना। अब बताइए कि बड़ी अच्छी बात आपने चीनी की रिपोर्ट पब्लिश की, आपका कारनामा है, लेकिन चीनी 100 रुपए, 95 रुपए उस तरह बिक्री, अवाम का फायदा हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि माजरत के साथ कि अब नवाज शरीफ और शायद खाकान अब्बासी ने चाहे पसंद आए उनको ये ना आए, तो वो जो करके गए हैं बशमूल सारे निजाम के, मैं भी इसके ऊपर तफसील से बात करता हूं, तो वो तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भाईजान हो क्यों रहा है? क्या पहली दफा पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं? 2013-14 की कीमतें मैं आपको निकाल के इस प्रोग्राम के बाद जो है भिजवा सकता हूं। 100 रुपए से ऊपर चीनी की कीमत गई हुई थी। तो ये जो है स्ट्रक्चरल जो मसाइल हमारे पास छोड़ के गए, उससे इमरान खान मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर तहकीक हुई, ताकतवर तरीन लोग जिस इंडस्ट्री को चलाते थे उसकी शफाफ तहकीक हुई, उसके ऊपर अब एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि असल में अवाम को फायदा तो अल्टीमेटली उस वक्त होगा जिसको चीनी की कीमत नीचे आएगी। इस पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। उसके ऊपर हमाद अजहर साहब की लीड के अंदर काम भी हो रहा है
और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी भी होगी। असद भाई, लेकिन ये चीनी के ऊपर सबसे पहले आपने आवाज उठाई थी कौमी असेंबली में, लेकिन ऑब्वियसली अब मैं इस वक्त आपकी जात के ऊपर बात नहीं कर रहा कि आपको क्या लगता है चीनी को, और मैं आपको गवर्नमेंट को डिफेंड आप कर रहे हैं, तो मैं एक तरह से गवर्नमेंट पे सवाल कर रहा हूं जिसको ऑब्वियसली आपने रिस्पॉन्ड करना है। सवाल ये है कि ये जो पिछले लोग थे इनके मुतालिक मेरा नहीं आपका ये ख्याल था कि ये माफियाज हैं शुगर के, इनके बड़े बड़े सियासी खानवादे इनकी शुगर मिले हैं और इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते। आपका ऐसा कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को भी एक लम्हे के लिए साइड पे निकाल दें, इमरान खान साहब का जाती तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इतनी बेबसी क्यों है कि शेख रशीद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो माफिया आगे कुछ नहीं कर सका, माफिया के आगे हम कुछ नहीं कर सके, ये भी कुछ नहीं कर सके। ये मायूसी क्यों है कि आप माफिया के आगे कुछ नहीं कर सके अभी तक और लोग 95 और 100 रुपए की चीनी और दूसरी चीजें महंगी दे रहे हैं? शेख साहब का मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूं, लेकिन माजरत के साथ में शेख साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। सर जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा जिस वक्त हमारी हुकूमत आई ना, तो उस वक्त सबसे बड़ा उस वक्त का जो मसला ये था वो ये था कि हमारा बैरूनी जो खसारा था वो 20 अरब डॉलर सालाना में पहुंचा हुआ था, मुल्क बैरूनी तौर पे मकरूज हो गया था। तो उस वक्त जब हमने उस इकदाम करने शुरू किए तो उससे इंतहाई तकलीफ जाहिर होती है। तो हम आपको उस वक्त कहते थे भाई जब सर्जरी होती है ना तो सर्जरी के अंदर तकलीफ होती है, लेकिन सर्जरी कामयाब हो जाए तो उसके बाद इफाका भी होता है। और लोग बोलते थे जी जब इफाका होगा जब देखेंगे, अभी तो कोई नहीं हुआ ना। सर वो 20 अरब डॉलर का सालाना खसारा जो हमने लिया था विरसे के अंदर, उसको 2 साल में 3 अरब डॉलर के ऊपर ले आए। यानी जो सर्जरी की वो कामयाब सर्जरी की और उस सर्जरी का फायदा आपको नजर आ रहा है। अब आपने ये चीनी के ऑपरेशन शुरू किया है, चंद माह गुजरे हैं, इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने दें। इस वक्त वाकई में एक मुश्किल से गुजर रहे, क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि उस माफिया से असद भाई थोड़ा ये बता देना, एक मिनट, ये देखें आपकी ये तो इमरान खान साहब बहुत बता चुके हैं कि ये माफिया वो, आपके पास सबकी सपोर्ट है। क्या फौज, क्या पुलिस, क्या एफआईए आपके साथ, तो वो लोग खड़े हुए जो कभी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ शायद कंडीशन खड़े नहीं हुए, तो वो क्या है ऐसा मसला जो आप माफिया को गिरा नहीं सकते? और अभी भी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद भी लोग अरबों रुपया महीनों का लोगों की जेबों से जा रहा है, तो लोगों का तो पैसा वापस नहीं आएगा। आपको क्या चीज रोक रही है इस माफिया के खिलाफ काम करने से? सर मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो अमल है ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता। आपके साथ ये नहीं होती, अगर खुदा ना खास्ता आपको अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो आप अस्पताल जाएं और वो आपको थोड़ा सा कांटे पाटे और वहां से आप खड़े होकर जो है सीधा जिम पहुंच जाएं जॉगिंग करने के लिए, उसमें अरसा लगता है। पहले रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद उसके ऊपर फोरेंसिक कराया गया, फोरेंसिक करने के बाद अब क्रिमिनल केसेस तक फाइल होने के लिए जा रहे हैं। आगे से वो मुकाबला तो करेंगे ना। आपको पता है कि इस वक्त पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो है सडनली वो कह रहे हैं जी चीनी की जो है वो खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी चीनी गायब होनी शुरू हो गई है। वो मुकाबला कर रहे हैं आगे। इमरान खान जो है उन्होंने एक कदम पीछे हटना नहीं, इंशाल्लाह ताला एंड में विक्ट्री इमरान खान की होनी है। लेकिन जब आप ऐसा पंगा लेते हैं तो उस पंगे से फिर टर्बुलेंस तो क्रिएट होती है, उसमें कुछ ना कुछ मुश्किल से तो गुजरना पड़ता है। अगर आप उसी मुश्किल में घबरा गए तो इसका मतलब फिर कोई एक्शन लेने के लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने एक ट्वीट किया था मूडीज को लेकर, लेकिन एक और आईपीओएस जो ग्लोबल मार्केट की रिसर्च है, उन्होंने पाकिस्तानियों से पूछा है कि वो इस वक्त के हालात से क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि नंबर 1 जो 86% लोगों ने कहा कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, राइजिंग प्राइसेस 83%, और सिर्फ 3% पाकिस्तानी जो है वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी इकोनॉमी से खुश है, जबकि 85% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट अभी सही डायरेक्शन में इकोनॉमी की तरफ शुरू भी नहीं हुई। तो ये तो बहुत ज्यादा मायूसी है और इसका ऑपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं। आपने खाकान अब्बासी को जेल में डाल दिया, राना सनाउल्लाह को ड्रग्स वालों ने जेल में डाल दिया, उसके बावजूद ये चीजें सबल नहीं रही, इसके बावजूद लोग मायूस हैं। ये किस तरह मायूसी खत्म करेंगे असद भाई आपकी गवर्नमेंट? सर मैं माजरत के साथ शायद खाकान अब्बासी को जेल में डालने का पहली बात तो हमने नहीं डाला, नैब ने डाला था। उस नैब ने डाला था जिसके तमाम लोग सेलेक्ट किए हुए पुरानी हुकूमतों के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, उस कानून के तहत डाला था जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बनाए हुए कानून है। पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि उनमें से किसी को भी हमने नहीं डाला था, ये सब नैब के डाले हुए लोग हैं। दूसरी बात ये कि मईशत का उससे जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त कि वो जेल में है या नहीं है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि इस वक्त अमेरिका के अंदर अगर आप मईशत की सूरत हाल देखें तो वो क्या है, बरतानिया में क्या है, इटली में क्या है, जर्मनी में क्या है, इंडिया में क्या है? कोई मुल्क है इस वक्त जिसकी मईशत इस वक्त अच्छे हालात में? इस वक्त 1 सदी में जितना ज्यादा आलमी तौर पर मईशत का नुकसान हुआ है पिछले 1 सदी में नहीं हुआ।
सबसे कम नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन नुकसान तो फिर भी हो रहा है ना। मुल्क बंद हुआ हुआ, आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है कोरोना की वजह से। हम तो सबसे पहले खुल के हमने सबसे कम नुकसान लिया है। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर 12% मईशत की कमी हुई है। अमेरिका के अंदर 4 करोड़ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ये तो ग्लोबल फिनोमेना है भाई, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ा अच्छा हो रहा साहब, है। आपका तो जो देखें, आपका मुवावजा किया जाएगा कोरोना से पहले की सूरत हाल का, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। आप तो खैर वजारत खजाना में भी नहीं थे, तो मैं अब आपसे तो खैर सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट तो आप ही कह रहा है, डिफेंड तो आपने कर रहा है। अब आप फाकी वजीर इब्राहिम मुसबतबंदी तो है, लेकिन जो इकोनॉमी हमारी उसकी ग्रोथ रुकी, जो इन्फ्लेशन बढ़ी, इस वक्त भी अगर आप देखें तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है। 17% पे हमारी इन्फ्लेशन जा रही है। तो ये तो एक्सेप्शनल है ना, फूड इन्फ्लेशन। ये तो किसने बोल दिया? फूड इन्फ्लेशन 15-17% पे है। फूड इन्फ्लेशन जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, खाने पीने की चीज। भाई सवाल को सुन लिया ना। एक पर्टिकुलर महीने में सिर्फ फूड की इन्फ्लेशन 17% है ओवरऑल इन्फ्लेशन, और ना ये रिकॉर्ड है, ना फूड इन्फ्लेशन 17% होना रिकॉर्ड है, ना जो ओवरऑल इन्फ्लेशन अब तक रिकॉर्ड है। अब आपको कोरोना का मैं बता दूं जनाब, हमने आपको अगर याद हो जनवरी के आखिर में मैंने यहाँ पे इधर इस्लामाबाद में एक जलसे के अंदर तकरीर की थी, फिर मैंने कराची में रिपीट किया और मैंने आपको कहा था कि इमरान खान ने फैसला कर लिया और उसने कीमतों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। 1, 2, 3, 4 माह लगातार इन्फ्लेशन के रेट में अफराद-ए-ज़र की शरह के अंदर कम हुआ। 14.6% से कम हो गए 8.6%, 4% पे आया। 6.2% कमी हुई 4 माह के अंदर, लगातार मुतबातिर एक्शन लेने की वजह से। उसके बाद मईशत वाकई में बहुत सख्त परेशानी के अंदर गई है, जैसे, और उसकी हम बात पहले कर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आप अपने आसपास देख लें या दुनिया का कोई भी कोना देख लें, वाकई में इस वक्त लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं। राइट, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुश्किल से गुजर रहे हैं, और इमरान खान साहब की सिंसियरिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे तो होगा क्या? अब ये जो 500 अरब का रावी का प्रोजेक्ट किया गया है, तो असद उमर साहब, आप खुद और इमरान खान साहब खुद आप कहा करते थे कि ये जो टेंजिबल और दिखाए जाने वाले नुमाइशी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लिमिटेड लोगों को फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन को फायदा होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन लाहौर के तो और बहुत बड़े बड़े मिसाइल हैं। एजुकेशन का मसला है, लाखों स्टूडेंट्स स्कूलों से बाहर जो डिजर्व करते हैं स्कूल में, वो आपकी पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ उसके लिए नहीं किया। सिर्फ आज किश्तियां चल रही है लाहौर की, आप तो रावी में शहर बना रहे हैं, आज किश्तियां चल रही लाहौर की। सिवरेज सिस्टम तबाह है, जो ऑब्वियसली पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में ये प्रोजेक्ट आ गए हैं, जबकि एजुकेशन, ये सैनिटरी, ये एनवायरमेंट, ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। आप तो वही कर रहे हो, शहबाज शरीफ कर रहे थे। कर दिया ना मुकम्मल भाईजान। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आखिरी साल छोड़ के गई तो सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन का तरक्याती बजट जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो 16.4 अरब था। हमने जो अभी साल खत्म किया है, बावजूद इसके कि कोरोना की वजह से मईशत कितनी सख्त मुसीबत के अंदर थी, कितना महसूलात के अंदर कमी आ रही थी, एफबीआर के रेवेन्यूज गिर रहे थे क्योंकि मईशत रुकी हुई थी, उसके बावजूद हमने उससे 70 से 80% ज्यादा पैसा हायर एजुकेशन के बजट में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खर्च किया, जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है बल्कि पिछले रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा। सर, आपने इस साल एजुकेशन में कम नहीं किया बजट इस साल? नहीं सर, ये आपको किसने बोल दिया? मैं वही तो बोलता हूं ना, मैं पिछले साल भी सुनता था। जरा दोबारा सुन लें, 16.4 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग नून वाले। अगले साल हमारा 18.8 अरब हुआ, यानी उसके चलें जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे खुशी हुई कि मैं गलत हूं इस बारे में, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सूबों ने कम किया है, क्योंकि सूबों के पास है अब तो एजुकेशन 18वीं तरमीम के बाद। तो आप इमरान खान का पूछ रहे थे तो मैं इमरान खान का जवाब दे रहा था। नहीं, लेकिन वो भी आपकी गवर्नमेंट है, बुजदार भी आपके, ये ऑन कर लें। आई नो, लेकिन मेरे पास ऑफ हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मुझे पहले बोलते तो जी, बात कम है। लेकिन चले, लेकिन असद भाई एक बात देखिए, फिलोसॉफिकल बात आपसे अगर की जाए ना, मेरे मुंह से 5,000 निकल गया, बल्कि वो तो 50,000 अरब का प्रोजेक्ट है। जी जी जी, बताएं। भाई सवाल पूछते, जवाब तो सुनो ना। जी जी, बताएं। अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ये सारा रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है रावी वाला जो है, वो अपने पीएसडीपी या एनुअल डेवलपमेंट प्लान से करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में बड़ा खराब फैसला है। अगर वो सिर्फ एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वहां पर आए, तो ये बहुत शानदार फैसला है। उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सर, ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जो हाईली जॉब इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं,
उधर से जो महसूलात आती हैं उसको आप सीवेज सिस्टम इंप्रूवमेंट के अंदर भी आप इस्तेमाल करें, और मेरी जो खबर है जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है अभी तक, उसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का भी इंप्रूवमेंट का है, सीवेज सिस्टम के भी इंप्रूवमेंट का है। सर वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ बड़े छोटे एरिया के लिए वो जो उन्होंने किया है, कुछ 1 लाख एकड़ की जगह है, लाहौर उसमें कवर नहीं होता। और आप उस जानते हैं कि लाहौर के एजुकेशन के मिसाइल टॉप प्रायोरिटी है। मतलब आपने कहीं से ही फंडिंग कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी तो वही है ना जैसा शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी थी, ट्रेन दिखा दो, अब आप एक रावी शहर दिखा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, क्या करो कामरान, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके प्राइवेट सेक्टर से करवा रहा हूं तो ये बड़ा शानदार काम है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हुकूमत अपने बजट बजाय के तालीम पे लगाने के, बजाय के सेहत पे लगाने के, बजाय के वाटर ट्रीटमेंट पे लगाने के, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे लगाएगी तो ये अच्छा फैसला नहीं होगा। हम आज कोई वो बात नहीं कर रहे हैं, आज जो हम कल नहीं करते थे, हम आज भी वही बात कर रहे हैं। राइट। मुझे सर ये बता दीजिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला भी आपसे पूछ लूं, नैब के ऊपर चाहे कोर्ट्स ने जो भी ऑब्जर्वेशन दी हो कि फिलहाल आपकी भी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, जिसमें नैब भी शामिल है, नैब के थ्रू हो रही है, पॉलिटिकल वफादारियां चेंज करने के लिए, कराने के लिए नैब चेंज हो रहा है, इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि अभी नैब मुबैना तौर पर बादी नजर में अगर आपको सूट कर रहा है, आप कोई रिफॉर्म उसके अंदर लाने को तैयार नहीं है? ख्वाह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो समझ रहे हैं कि ये इसमें ज्यादती हो रही है पॉलिटिशियंस के साथ, सियासतदानों के साथ और जमहूरियत के लिए। कोई इशू नहीं है ऐसा आपके लिए, चेंज नहीं करेंगे? सो ये नैब से इमरान खान के करीब तरीन जो लोग हैं पंजाब के अंदर, अलीम खान, उसको फिर इमरान खान ने अंदर नैब से जेल में डलवाया था। सिप्तैन जो अपना मियां वाली का इमरान खान की सीट के नीचे वाला एमपीए है और जो वजीर है, उसको इमरान खान ने जेल के अंदर डलवाया था। परवेज खट्टक के खिलाफ जो मुकदमे नैब चला रही है वो इमरान खान ने चलवाए हैं। आजम खान जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं वो इमरान खान करवा रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, एक नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। कोर्ट्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा असद भाई, मैं नहीं कह रहा, नून लीग भी नहीं कह रही, कोर्ट्स ने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहा है सिर्फ अपोजिशन की, कोर्ट्स ने कहा। चले मैं आपकी वसातत से यही सवाल कोर्ट से पूछ लेता हूं कि वो कौन सा कंट्रोल है इस वक्त हुकूमत का नैब के बाद, कानूनन कौन सा इख्तियार है, उसके अलावा हमारे पास कौन सा इख्तियार है जिसके जरिए हम ये विक्टिमाइज कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी के बंदे को। मेरा सवाल था कि नैब में आप रिफॉर्म्स तो नहीं लेके आ रहे ना, ये बात तय हो गई। अच्छा तो फिर आप सीधा सवाल पूछे ना, ये मैंने बैकग्राउंड दिया कि कोर्ट की रोशनी में भी। जी सर, हमने रिफॉर्म सिर्फ जुबानी नहीं बात की, हमने नैब के कानून की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर खराबी आ रही थी, जो सिविल सर्वेंट्स फैसले करने से घबरा रहे थे, हमने उसकी बेहतरी के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑपोजिशन ने ये कहा कि ये हम ऑर्डिनेंस आपका उस वक्त तक नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है इससे मुल्क को फायदा होगा, ठीक है सरमायाकारी बेहतर होगी, ठीक है सरकारी अफसर इसमें फैसले करेंगे, लेकिन जब तक हमें एनआरओ नहीं मिलेगा ना उस वक्त तक हम इसको वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। और वो अभी तक सिलसिला चल रहा है। 34 तरामीम का एक एनआरओ प्लस उन्होंने हमसे मांग लिया है। पहले वो बोलते थे वो कहां है असद भाई, मेरे सिर्फ सवाल ये आपसे पूछा, आप तो नहीं तरमीम करने जा रहे, प्रिंसिपल डिसाइड होगा या भी होना है, सवाल सिर्फ ये छोड़ दें। मैंने तो आपको बोला कि मैं जुबानी बात थोड़ी कर रहे हैं, हमने तो ऑर्डिनेंस कर दिया था। सो जो हमारे ख्याल में उसके निजाम की बेहतरी के लिए जरूरत है, हमने तो उसका कानून बना के। सर लास्ट क्वेश्चन, आप हर क्रिमिनल को या हर जिस पे इल्जाम लगे, जिसका रिपोर्ट में नाम है, वापस बुलाने का मुतालबा करते हैं, नवाज शरीफ साहब से लेके साग डार साहब तक। अगर जब मैं किसी कंपैरिजन नहीं कर रहा, लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी ने आज तक जहांगीर तरीन साहब के वापस आने का मुतालबा नहीं किया, आप ही करते हैं हमारे शो पे बैठ के कि उनको आके इस कमीशन की रिपोर्ट को फेस करना चाहिए। सर फर्क दोनों में वैसे बता दूं, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है और दूसरे पे इल्जाम है, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों में। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उनको बुलाना जरूरी नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, खुदा का वास्ता है एहतसाब का नारा पूरा इंप्लीमेंट कर दें और ये स्टे लेना छोड़ दें जो फॉरेन करेंसी अकाउंट पे आपके स्टे हैं। वैसे तो आप सबको कहते हैं रसीदें दिखाओ, आपसे जो रसीदें मांगी हुई है 5.5 साल हो गए अक्टूबर भाई, ये मतलब आप ये तो आपके पूरे इमेज के पार्टी के खिलाफ है कि आप उस पे स्टे ले जा रहे हैं। छुपा क्या रही है आपकी पार्टी? किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का, आप पीटीआई के मेंबर है ना, आपसे सवाल ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे को फॉरेन करेंसी नहीं, आपके नहीं, आपकी पार्टी के, आपके नहीं, आप तो साफ आदमी है भाई। उसके ऊपर हमें प्रोसेस के ऊपर इतराजात थे, हमारी तो बड़ी सादा सी रिक्वेस्ट थी, आज भी वही है। जो मेयार आप लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, भाई सबके ऊपर लगाएं जरूर के परसों नहीं कल चलाएं केस। हमें तो आप स्टे ले रहे हैं ना, आप स्टे ले लेते हैं, आप स्टे लिया हुआ है, आप स्टे डालें। हम स्टे इसलिए ले रहे हैं कि वो कहते हैं हम सिर्फ तुम्हारा ही करेंगे एहतसाब,
भाई लाए ना, मुस्लिम लीग नून को भी साथ बैठाएं, MQM को भी बैठाएं। चले असद भाई, ये तो आपकी लॉजिक अवाम ने सुन ली है। हो सकता है अवाम आपसे बिल्कुल एग्री कर जाए, हो सकता है ना करे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दे रहे थे। मुल्क के हालात जो है इकोनॉमिकली इस वक्त ऑब्वियसली बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है, असद उमर साहब खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अवाम की भी ये राय है। लेकिन ऑपोजिशन भी जो है हमारी, वो भी हमें बड़ी रिडंडेंट और इनकम्पिटेंट नजर आ रही है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकी। एक ब्रेक के बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी से जरा ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ब्रेक लेते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.